नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लॉर्ड वॉइस, जहां हम आपको देते हैं लीगल दुनिया की हर बड़ी खबर और उसके इम्पैक्ट के बारे में डिटेल में बताते हैं। आज के बुलेटिन में कुछ बड़े लीगल अपडेट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनसीएलटी से रिलेटेड है। एक इम्पोर्टेंट और कॉन्ट्रोवर्शियल बिल के बारे में, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, जो अभी तक हाल ही में राज्यसभा में पास हुआ है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो अभी हाल ही में राज्यसभा में पास हुआ है, क्या है ये बिल? इस बिल के मेजर प्रोविजंस क्या हैं? क्यों ऑपोजिशन इस बिल के विरोध कर रहा है और इसका लीगल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? ये सब हम डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वक्फ क्या होता है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वक्फ का मतलब क्या है। वक्फ एक इस्लामिक सिस्टम है जिसमें एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी या वेल्थ को एक रिलीजियस या सोशल कॉज के लिए परमानेंटली डोनेट कर सकता है। एक बार प्रॉपर्टी वक्फ हो जाए तो वो परमानेंटली चैरिटेबल कॉज के लिए फिक्स हो जाती है और बेची या ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। इसका मैनेजमेंट वक्फ बोर्ड्स के हाथ में होता है जो स्टेट वाइज एस्टेब्लिश होते हैं और मेनली मुस्लिम मेंबर्स द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। लेकिन अब ये नए अमेंडमेंट बिल में वक्फ सिस्टम में बड़े बदलाव किए गए हैं जो एक स्ट्रक्चर को ही चेंज कर सकते हैं। इस नए बिल में दो मेजर चेंजेस किए गए हैं जो वक्फ प्रॉपर्टी और मैनेजमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स का शामिल होना। पहले वक्फ बोर्ड्स सिर्फ मुस्लिम द्वारा ऑपरेट किए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने प्रोविज़न डाला है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी बोर्ड का हिस्सा बन सकेंगे। गवर्नमेंट का कहना है कि ये स्टेप ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए लिया गया है। वक्फ प्रॉपर्टी की बेटर मॉनिटरिंग हो सकती है, करप्शन कंट्रोल होगा और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज कम होंगी। लेकिन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और ऑपोजिशन का कहना है कि वक्फ एक प्योरली इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसमें नॉन मुस्लिम इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार डायरेक्ट इंटरवेंशन करेगी तो वक्फ प्रॉपर्टी का मिसयूज हो सकता है। गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल और मॉनिटरिंग। इस बिल में ये भी प्रोविजन है कि सरकार का वक्फ प्रॉपर्टी पर कंट्रोल और मॉनिटरिंग बढ़ाया जाएगा। पहले वक्फ बोर्ड्स इंडिपेंडेंट बॉडीज थी जो अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करती थी। अब सरकार उनके डिसीजंस में इंटरवीन कर सकेगी और अगर कोई इरेगुलरिटी हुई तो डायरेक्ट एक्शन ले सकेगी। गवर्नमेंट का कहना है कि बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी इलीगली ऑक्यूपाई की गई हैं, उनको रिकवर करने के लिए ये ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड्स में करप्शन है जिसको कंट्रोल करने के लिए सरकारी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। लेकिन ऑपोजिशन और मुस्लिम लीडर्स का कहना है कि ये एक तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी पर सरकार का इनडायरेक्ट कब्जा है। अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ता है तो वक्फ सिस्टम का ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगा। मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस अफेयर में डायरेक्ट इंटरफेरेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। इस बिल को पास करने के लिए गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के बीच काफ़ी हीटेड डिबेट हुई। ऑपोजिशन का कहना है कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 26 के मुताबिक हर रिलीजियस कम्युनिटी को अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का अधिकार है। ये बिल उस राइट का वॉल्यूशन है। ये बिल वक्फ प्रॉपर्टी को टारगेट करता है। आज इंडिया में 6 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मार्केट वैल्यू में 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। ऑपोजिशन का कहना है कि सरकार वक्फ लैंड को कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहती है। ये बिल मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस फ्रीडम को इम्पैक्ट करेगा। AIM-PLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस बिल को अपोज किया है और कहा है कि मुस्लिम्स के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। बीजेपी और गवर्नमेंट का कहना है कि ये बिल सिर्फ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। पहले वक्फ बोर्ड में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और इलीगल ऑक्यूपेशन की कंप्लेंट्स आई थी, उसको फिक्स करने के लिए मॉनिटरिंग ज़रूरी है। वक्फ सिस्टम सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टी का भी इशू है जिसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करेगा जिसमें सरकार किसी भी रिलीजियस प्रॉपर्टी पर कंट्रोल ले सकती है। यह बिल अब राष्ट्रपति के अप्रूवल के लिए भेजा गया है। अगर राष्ट्रपति इसको साइन कर देते हैं तो ये ऑफिशियल लॉ बन जाएगा। ऑपोजिशन और मुस्लिम ग्रुप्स ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जाने की प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें ये आर्ग्यू किया जाएगा कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के टेस्ट से गुजर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज होता है तो कोर्ट देखेगा कि क्या ये बिल आर्टिकल 26 रिलीजियस फ्रीडम का वॉल्यूशन है। क्या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस एक फेयर स्टेप है या एक तरीके से कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज़ का कंट्रोल लेने की कोशिश है। क्या वक्फ सिस्टम का ऑटोनॉमी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है। ये सब क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होंगे अगर कोई पिटीशन फाइल होती है तो।
ये बिल एक मेजर कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट बन चुका है। गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीजियस इंटरफेरेंस बता रहे हैं। आपका क्या कहना है? क्या ये बिल सही है या गलत? क्या ये बिल मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स के अगेंस्ट है या एक नेसेसरी रिफॉर्म है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा? चलिए अब अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पिटीशन डिसमिस कर दी जो कि स्टेट के एडवोकेट जनरल एजी प्रशांत सिंह के खिलाफ फाइल की गई थी। पिटीशन में यह आरोप लगाया गया था कि एजी को उनकी प्रोफेशनल फीस के रूप में बहुत ज़्यादा पैसे दिए गए थे जो टैक्स पेयर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। लेकिन कोर्ट ने इस आर्गूमेंट को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि पिटीशन फेबलेस है, यानी बिना किसी लीगल बेसिस के फाइल की गई है। और कोर्ट ने पिटिशनर पर 50,000 का फाइन भी लगा दिया मिसयूज ऑफ लीगल प्रोसेस के लिए। मतलब ये कि अगर आप किसी पे ऐसे ही एलिगेशन लगाने जा रहे हैं तो कोर्ट काफ़ी स्ट्रिक्टली देख रहा है कि केस वैलिड है या नहीं। अगली खबर है तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी को जेल भेजने की सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट मूड में है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के खिलाफ इशू क्या है? गाचीबोवली में इलीगल ट्री फेलिंग हो रही है, यानी बिना किसी परमिशन के पेड़ काटे जा रहे हैं जो एनवायरमेंटल लॉज के वॉलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये इलीगल डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू होता है तो चीफ सेक्रेटरी को जेल भेज दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट है और इस केस में क्लियर वार्निंग दे दी है कि ये ट्री कटिंग नहीं रुकी तो ये जेल जाने को तैयार रहे। तो अगर किसी भी स्टेट में एनवायरमेंटल लॉज का वॉलेशन हो रहा है तो कोर्ट अब और टॉलरेट नहीं कर सकता। अगली खबर है एनसीएलटी के जोमेटो के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्ली को रिजेक्ट करने के बारे में। जोमेटो का नाम तो सुना ही होगा। आज के टाइम में अगर आपको रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना हो तो सबसे पहले नाम जोमेटो या स्विगी का ही आता है। लेकिन एक सप्लायर ने एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी पिटिशन फाइल की है जिसमें उनका कहना है कि जोमेटो उनका पेमेंट नहीं कर पा रहा। एनसीएलटी ने ये पिटिशन रिजेक्ट कर दी और कहा कि जोमेटो फाइनेंशियली स्टेबल है। अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है तो उसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी केस फाइल नहीं किया जा सकता। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जोमेटो पे कोई लीगल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आने वाला और आप बिना किसी टेंशन के अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं। अगली खबर के बारे में जानते हैं। गो फर्स्ट एयरवेज का नाम सुना है? अगर आपने भी इस एयरलाइन से कभी फ्लाइट बुक की हो तो आपको ये अपडेट जरूर समझना चाहिए। गो फर्स्ट काफ़ी टाइम से फाइनेंशियल क्राइसिस में है और कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जा चुकी है। एनसीएलटी ने उन सभी अपील्स को रिजेक्ट कर दिया जो लिक्विडाइजेशन प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रही थी। अब इसका मतलब है कि गो फर्स्ट एयरवेज ऑफिशियली लिक्विडाइजेशन स्टेज पर है, यानी उनके एसेट्स बिकेंगे और क्रेडिटर्स को उनका पैसा मिलने का प्रोसेस शुरू होगा। अगर आपने भी गो फर्स्ट के फ्लाइट टिकट बुक की है और रिफंड का वेट कर रहे हैं तो अब आपको लिक्विडेशन प्रोसेस कंप्लीट होने तक का वेट करना होगा। अगली खबर के बारे में जान लेते हैं। केरला के पॉलिटिक्स में एक बड़ा धमाका हो गया है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एसएफआईओ ने केरला के चीफ मिनिस्टर की बेटी वीना विजयन को एक फाइनेंशियल फ्रॉड केस में एक्यूज माना है। एसएफआईओ का कहना है कि वीना विजयन की कंपनी ने अनफेयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए हैं जो इलीगल है। ये केस पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल से काफ़ी सेंसिटिव हो चुका है। अब देखना यह होगा कि आगे इस केस में क्या एक्शन लिया जाता है और क्या केरला गवर्नमेंट इस केस को लीगली हैंडल कर पाएगी या नहीं। अगली खबर है मणिपुर में एक बड़ा लीगल डिस्प्यूट चल रहा है जो ग्राम पंचायत के टेन्योर को लेकर है। इशू ये है कि ग्राम पंचायत मेंबर्स का टेन्योर एक्सटेंड होना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मैटर बेस्ट होगा अगर मणिपुर हाई कोर्ट इस पर फाइनल डिसीजन ले। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर डायरेक्टली हाई कोर्ट को भेज दिया है ताकि वो इस इशू को लोकल लॉज के बेसिस पर सॉल्व करें। अगली खबर है आर्मी कर्नल असॉल्ट केस के बारे में जो अब चंडीगढ़ पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है। आर्मी के एक कर्नल के असॉल्ट केस को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को हैंडओवर कर दिया है। कोर्ट ने स्ट्रिक्ट डेडलाइन दी है कि इन्वेस्टिगेशन 4 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए। इस केस में सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स भी शामिल हैं जो मैटर को और भी सेंसिटिव बना रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या चंडीगढ़ पुलिस इस केस को ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेट कर पाएगी या नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ लीगल अपडेट्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए द लॉ एडवाइस।